तो क्या लिखेंगे अब हम लोग? मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर। अकबर के मिलिट्री कैंपेन कब कब किसके ऊपर अटैक किया, कैसे जीता, क्या कहानी है, वो सब हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो मिलिट्री कैंपेन से देखने से पहले एक चीज़ और हम लोग देख लें कि जब अकबर सुल्तान बनता है, कब? 1556 में। सुल्तान रियल में बना 1560 में, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 1556 में अकबर सुल्तान बन चुका है। तो जब अकबर सुल्तान बन चुका है उस वक्त इंडिया की पोजीशनिंग क्या है? तो पहले इस पॉइंट को लिखिए ऑन द assumption of the throne कब? 1556 the position or the ruling dynasties in India। तो जब अकबर थ्रोन पर बैठा 1556 में, उस वक्त आसपास क्या कंडीशन थी, कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर रूल कर रही थी, और अकबर के पास कितना हिस्सा था। जो आज हम इंडिया देख रहे हैं, जिसको हमें पढ़ना है, इसी इंडिया को के बारे में हमें जानना है ना। तो इस इंडिया पर अगर अकबर का राज था, तो अगर वो राज था तो या तो उसको वो विरासत में मिली, या फिर उसने अपने राज्य को एक्सपेंड किया होगा, तभी तो मिलिट्री कैंपेन कर रहा है। ना तो मिलिट्री कैंपेन्स क्यों करता वो? यानी कि जो जितना बड़ा साम्राज्य अकबर के पास था उसके मुकाबले इसको विरासत में, यानी कि इसके पिता हुमायूं से बहुत छोटा सा एरिया मिला होगा। तो वो चीज़ें हमें देखनी है कि अकबर के पास कितना साम्राज्य था और बाकियों के पास कितना साम्राज्य था। तो लिखिएगा एट दैट टाइम मतलब कौन सा? दैट इज 1556 एट द टाइम ऑफ assumption ऑफ थ्रोन। एट दैट टाइम अकबर was only the nominal ruler of small parts of Punjab, Delhi एंड आगरा। इतना हिस्सा है इसके पास था, बहुत बड़ा सा हिस्सा नहीं। ये दिल्ली के आसपास, ये आगरा, थोड़ा सा हरियाणा, पंजाब, थोड़ा सा इधर राजस्थान का, मतलब एक छोटा सा ही एरिया भी इसके पास था। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी के सूर अंपायर से जीता था। और हमें पता है कि जब हमने सूर अंपायर को पढ़ा था, तो अगर थोड़ा सा रिकैप में आप जाओ तो सूर अंपायर के बारे में हमें पता है कि सूर अंपायर कब से है? 1540 से लेके 1555। और इस पीरियड में देखा जाए तो 1540 से लेके 1545,
यही तो मेन टाइम है किसका, यही तो टाइम है शेर शाह सूरी। तो जो सूर अंपायर की असली ग्लोरी थी, असली एक्सपेंशन था, वो तो सिर्फ यही 5 साल था। शेर शाह सूरी की डेथ 1545, इस डेथ के बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ सूर अंपायर। और जब हुमायूं इन 1555 हुमायूं क्लेम्ड बैक हिज सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत, या यूं कहे कि जो बाबर ने इसको देकर गया था, वो एरिया जब ये पाता है, तब तक तो क्या है 45 से 55, 10 साल का टाइम बीत चुका है। तो इस 45 साल से लेकर 55 साल के बीच में सूर अंपायर क्या है, सूर अंपायर बिकेम वीक। और इस वीकनेस की वजह से अलग अलग नॉवेल्स, अलग अलग फ्यूडल्स क्या हो जाते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट कर लेते हैं। तो हुमायूं जो हिस्सा जीतता है, अब देखिए ये कहां से जीतते हुए आ रहा है, लाहौर कंधार, कंधार से लाहौर। हुमायूं का आई ट्रेल देखिए, पहले क्या जीतता है, कांधार, कांधार से फिर लाहौर, काबुल, काबुल से पंजाब, और पंजाब जीतने के बाद यह क्या करता है, सूर अंपायर को हराता है। और सूर अंपायर को हराकर क्या करता है, दिल्ली और आगरा पर कंट्रोल करता है। तो जब हुमायूं अटैक कर रहा है, उस वक्त सूर अंपायर बहुत कम पावरफुल है, बहुत छोटा सा सूर अंपायर है। तो उसी हिस्से को, यानी कि इसके पास क्या है, अगर आप एक बार मैप देखो इंडिया का, तो आपको एक्चुअल सिचुएशन पता चलेगी कि अगर ये मैप है और हुमायूं को देखो कहाँ से जीतता हुआ आ रहा है। हुमायूं पहले काबुल जीता होगा, उसके पहले अफगानिस्तान का एरिया जीता, अफगानिस्तान से काबुल जीता, कांधार जीता, यानी कि पर्सिया के राजा के साथ आया उसकी सेना लेकर ईरान से, तो कांधार जीता, काबुल जीता, इधर लाहौर जीता। और क्या करना पड़ा, ये जीतने के बाद ये पूरा एरिया पर्सिया के राजा को देना पड़ा था। लेकिन जैसे वो पर्सिया के राजा की डेथ हुई, ये पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, हुमायूं के। अब हुमायूं लाहौर से कहाँ आया, पंजाब, और पंजाब से तो फिर सीधा दिल्ली। तो यही एरिया है ना। तो ये दिल्ली, आगरा, तो अगर आप देखो तो यहाँ से तो ये ही एरिया, इतना ही एरिया तो है। ये एरिया का कोई मतलब नहीं है, ये तो फर्टाइल है ही नहीं। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, आगरा, इतना ही छोटा सा साम्राज्य तो मिला है अकबर को। अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो यही छोटा सा साम्राज्य है ना। तो इस छोटे से साम्राज्य को क्या करना पड़ेगा, अब एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इधर मारवाड़ की तरफ भी एक्सपेंड, यानी राजपूताना की तरफ आना पड़ेगा, इधर आपको मालवा की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ, इधर गुजरात, इधर बंगाल, बिहार, और इधर महाराष्ट्र यानी कि डेक्कन, ये कश्मीर, ये सब आपको जीतना है, तभी तो आप सल्तनत सुल्तान कहलाओगे। और तो ये एक्सपेंशन करना है अकबर को, क्या करना है, ये एक्सपेंशन करना है। तो एक्सपेंशन करने तो जा रहा है, लेकिन उसको लड़ना किससे है। तो उस वक्त इंडिया की एक्चुअल पोजीशनिंग क्या थी, ये एरिया किसी और के कंट्रोल में है, गुजरात किसी और के कंट्रोल में है, इधर का ये मालवा किसी और कंट्रोल में, इधर बुंदेलखंड किसी और के कंट्रोल में, इधर बंगाल किसी और के कंट्रोल में है, इधर डेक्कन किसी और के कंट्रोल में है, साउथ इंडिया किसी और के कंट्रोल में है, कश्मीर किसी और के कंट्रोल में है। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में है, पहले वो देखेंगे और फिर देखेंगे कि वो कब किसको हराता है। तो ये उसके मिलिट्री कैंपेन से पहले हमें क्या देखना है कि कौन सा एरिया अकबर जब सुल्तान यानी कि 1556 पर ये सुल्तान बन रहा है, तो इंडिया का कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में है, हम पहले उसको देख रहे हैं। ठीक है।
क्या है? जब हुमायूं सुर अंपायर को हराकर दोबारा से अपने आप को सुल्तान बना रहा है हिंदुस्तान का, इंडिया का, तो उस वक्त सुर अंपायर कोई बहुत बड़ा अंपायर नहीं बना था। जैसे कि आपको बताया गया था क्या कि बाबर ने जब इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक किया दिल्ली सल्तनत पर, तो इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं बचा था। एक्चुअल साम्राज्य अगर देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, तो दिल्ली सल्तनत का मैक्सिमम था अलाउद्दीन खिलजी। तो और इब्राहिम लोधी तक आते आते दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा सा सिकुड़ कर रह गया, बस दिल्ली के आसपास का एरिया, पंजाब वगैरह। बाकी तो बंगाल, बहमनी अंपायर, विजयनगर अंपायर, गुजरात, मालवा, मारवाड़ सब अलग हो चुके थे। सारे फ्यूडल लॉर्ड्स अपने आप को अलग कर चुके थे मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, देखा जाए तो। ठीक है, तो वैसे ही जब ये आया क्या कहते हैं, हुमायूं दोबारा लौट के आया, तो शेरशाह सूरी का अंपायर, जो सूर अंपायर था, शेरशाह सूरी के बाद तो कुछ बचा ही नहीं था उसमें। वो आपसी पॉलिटिक्स और आपसी एक दूसरे के वॉर ऑफ सक्सेशन में सूर अंपायर बिखर सा गया था। तो बचा हुआ जो सूर अंपायर को हुमायूं कंट्रोल करता है, तो वो बस छोटा सा हिस्सा, पंजाब, दिल्ली, आगरा के आसपास का हिस्सा ही इसके हाथ में स्टार्टिंग में रहता है। बाद का और हिस्सा किसके पास है? तो लिखिएगा, लिखिए, इन द नॉर्थ वेस्ट, मिर्जा मुहम्मद हकीम। मिर्जा मुहम्मद हकीम कौन है ये? अकबर्स हाफ ब्रदर। इन द नॉर्थ वेस्ट मिर्जा मुहम्मद हकीम गवर्नड काबुल इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो इसका अंकल था, उसके लड़के ने हुमायूं के डेथ के बाद खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, तो अब वो भी हिस्सा इसको जीतना पड़ेगा। दूसरा, नेक्स्ट लिखिएगा, कश्मीर, सिंध एंड मुल्तान were also free from imperial court after death of शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की डेथ के बाद से ही ये सब अलग हो चुके थे। तो सोचिए, जब ये आया तब तक 10 साल हो चुका था इन सबों को अलग हुए, तो ये सब भी अपने जगह क्या हुए थे, कंसोलिडेट हो चुके थे। नेक्स्ट लिखिएगा, उड़ीसा, मालवा एंड गुजरात वेयर इंडिपेंडेंट of control of any overlord। ये सब अपने आप में सब इंडिपेंडेंट हो जाते, कोई भी इन सेंट्रल अथॉरिटी में इन सबों को कंट्रोल, यानी सब अपने आप में क्या थे, अलग थे, इंडिपेंडेंट हो चुके थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम एनी ओवरलॉर्ड, माने किसी के कंट्रोल में नहीं थे, छोटे छोटे हिस्सों में थे, कुछ गवर्नर थे, बाकी उन सबको मिलाकर एक गवर्नर, इस तरह से। मतलब कोई सेंट्रल ऐसा था, जैसे दिल्ली सदर सेंट्रल था, सब उसके कंट्रोल में थे, ये सब इंडिपेंडेंट थे। नेक्स्ट लिखिएगा, द राजपूत्स possessed considerable strength
स्ट्रेंथ इन मेवाड़। मेवाड़ है, फिर था जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, यानी राजस्थान वाला एरिया। यहाँ पर किसका अब कौन पावर में आ चुके थे, मजबूत हो चुके थे, राजपूत दोबारा यहाँ पर मजबूत हो चुके थे। ठीक है, क्योंकि बाबर ने तो हराया था किसको, राणा सांगा को, तो मेवाड़ मारवाड़ वाला हिस्सा आ चुका था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने भी कुछ को हराया, लेकिन जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ होती है वैसे फिर से राजपूत क्या होते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं और एक मजबूत पावर यहाँ पर आकर बन चुके हैं अपने अपने एरिया में। मेवाड़ में, जैसलमेर में, जोधपुर में, चित्तौड़ में, हर जगह एक मजबूत पावर बन चुके हैं। और यही नहीं, इसके बाद और है गोंडवाना का एरिया, तो लिखिएगा गोंडवाना, गोंडवाना रूल्ड बाई रानी दुर्गावती। गोंडवाना रूल्ड बाय रानी दुर्गावती इन द नेम ऑफ हर माइनर सन। तो रानी दुर्गावती के बारे में आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। थोड़ा सा अगर आप बैक जाकर देखोगे तो जब इंडिपेंडेंट राजाओं के बारे में बता रहा था कि दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिया की हालत कैसी थी, तो वहाँ आपको रानी दुर्गावती के बारे में बताया गया है। अगर आप थोड़ा सा बैक जाओगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, पुरानी क्लासेस को जाकर आप नोट्स देखिए तो आपको रानी दुर्गावती के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गोंडवाना में कौन थी, रानी दुर्गावती। नेक्स्ट और भी एरिया, तो ये रब कर दो। अकबर को हुमायूं पूरा हिंदुस्तान या ये पूरा इंडिया नहीं देता है, अकबर एक बहुत छोटे से एरिया का सुल्तान बनता है। ठीक है, यानी कि सूर अंपायर के डिक्लाइन के बाद बचा कुचा जो सूर अंपायर रहता है सिर्फ उसका सुल्तान अकबर बनता है। और हुमायूं को तो दोबारा सुल्तान बने मुश्किल से अभी 1 साल हुआ और हुमायूं को डेथ हो गई और अकबर सुल्तान बन गया। ये तो अगर हुमायूं जिंदा रहता तो क्या 13 साल के एज में अकबर सुल्तान बनता? नहीं बनता। हो सकता है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बनता। तब तक हुमायूं एक बहुत बड़ा एरिया जीतकर अकबर को सुल्तान बनाता, जैसा बाबर ने किया था हुमायूं के लिए। लेकिन हुमायूं को उतना टाइम मिला ही नहीं, 1 ही साल के में ही उसकी डेथ हो गई दोबारा सुल्तान बनते ही। तो हमने क्या देखा, इधर का नॉर्थ वेस्ट का पूरा इसके भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम के पास है। कश्मीर, सिंध, मुल्तान ये भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। उड़ीसा, मालवा, गुजरात ये भी इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। गोंडवाना में रानी दुर्गावती रूल कर रही हैं। नेक्स्ट लिखिएगा बियॉन्ड द विंध्याज, बियॉन्ड द विंध्या। तो विंध्या हमें पता है कि विंध्याज के साउथ में सूर अंपायर तो आया ही नहीं, और विंध्या के साउथ में बहमनी किंगडम और विजयनगर अंपायर। और बहमनी किंगडम के ब्रेक डाउन होने पर 5, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बिदर, बीजापुर। और विजयनगर अंपायर के डिसइंटीग्रेशन पर कई ढेर सारे। तो विंध्या के साउथ में तो क्या था, दिल्ली सुल्तनत के बाद विंध्या के साउथ में तो कोई आया ही नहीं। अब कौन आएगा? अब सोचिए, बहमनी के क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत का वीकनेस होता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और अभी का क्या टाइम चल रहा है, 1557। और मोहम्मद बिन तुगलक कब है सुल्तान? वो लगभग 1400 कब है मोहम्मद बिन तुगलक? तो उसका टाइम पीरियड याद कीजिएगा, 1400 कब का है वो,
1300 कुछ का है ना मोहम्मद, 1325 से 1351। तो अगर 1350 भी मान लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम डिसइंटीग्रेशन को, तो क्या हुआ, साउथ इंडिया जो 1336 में विजयनगर बना, 1340 में क्या बना, बहमनी बना, तो 1340 से लेकर 1556 मान लीजिए, तो लगभग 100 सालों तक साउथ ऑफ विंध्या में कोई गया ही नहीं दिल्ली से। अगर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मोहम्मद बिन तुगलक 1551 में मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो रही है, डेथ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो रही है 1551, और हमें पता है कि 1340 में बहमनी बन रहा है, और 1300 कुछ में, यानी कि कब था, 1333 वगैरह था ना विजयनगर का बनने का। कब विजयनगर टूट कर अलग हुआ था, टाइम पीरियड बताइए। 1336 में, हरिहर और बुक्का, कब, 1336। ये कब बना था, ये थे विजयनगर। तो 1336 के बाद से कौन आ रहा है, 1551 के बाद आ रहा है फिरोज शाह तुगलक। वो भी विंध्या के साउथ में नहीं गया, बियॉन्ड विंध्या का मतलब क्या, विंध्या रेंज के साउथ में। तो 1350 यानी कि उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आ रहा है 1351 में, फिरोज शाह तुगलक ये साउथ ऑफ विंध्या नहीं जा रहा है, साउथ ऑफ विंध्या ये भी नहीं गया। इसके बाद कौन आया, सैयद डायनेस्टी आई, वो भी साउथ ऑफ विंध्या नहीं गए, कोई भी सैयद नहीं गया। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आई, यहाँ भी कोई साउथ ऑफ विंध्या नहीं गया। 1526 में कौन आया, बाबर आया। इसको साउथ ऑफ इंडिया जाने का टाइम ही नहीं मिला, 4 साल में 4 युद्ध किया और डेथ हो गई इसकी। इसके बाद कौन आया, हुमायूं आया। कब आया, 1530 में, और 1540 तक हुमायूं को कहाँ, ये भी साउथ नहीं गया, ये बंगाल और ये क्या कहते हैं, बंगाल और आसपास का एरिया में ही ये फंसा रहा। फिर 1540 में कौन आया, शेर शाह आया, और कब तक रहा, 1545 तक, कहीं नहीं गया, साउथ में नहीं जा पाया। इसके डेथ के बाद 15, या यूं कहिए कि 1540 से लेकर 1555 तक पूरा का पूरा सूर अंपायर, ये भी कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडिया में, विंध्या रेंज के साउथ में नहीं जा पाया। 1556 में फिर से हुमायूं आया, और ये भी साउथ ऑफ इंडिया नहीं जा पाया। तो आप पूरे टाइम पीरियड को देखिए ना, 1350 से लेके 1556, 200 साल, ये 200 साल तक साउथ क्या है, दिल्ली के कंट्रोल से फ्री है। यानी कि नॉर्थ का कोई भी सुल्तान साउथ में नहीं गया है 200 सालों तक। अभी तक 1556 से पहले अगर साउथ में दिल्ली का इन्फ्लुएंस था तो अलाउद्दीन खिलजी और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, वही देवगिरी तक गया था जिसको दौलताबाद बनाया, और फिर वहां से लौट कर आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, साउथ ऑफ विंध्या दिल्ली के कंट्रोल से फ्री हुआ। तो लगभग 200 सालों तक साउथ ऑफ विंध्या रेंज क्या है, दिल्ली के कंट्रोल से
फ्री है पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वह इस्लाम कोई क्या कहते हैं, मुस्लिम रूलर्स नहीं है। मुस्लिम सुल्तान्स तो हैं, लेकिन वो मुस्लिम सुल्तान क्या है, उनका उनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, उनके ऊपर दिल्ली का कंट्रोल नहीं है। आप ये समझिए, ये विंध्या रेंज है। तो विंध्या रेंज अगर आप इसको मान रहे हो, इसको देखिए, अगर मैं कहूँ ये विंध्या रेंज है, तो 1350 मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये इस पेंसिल के नीचे का हिस्सा यानी कि साउथ ऑफ विंध्या पूरा क्या है, दिल्ली के कंट्रोल से खाली है। ये दिल्ली है। और अलाउद्दीन खिलजी तो देवगिरी जीता था, तो ये पूरा एरिया ये सब, और उसके बाद अलाउद्दीन का जो स्लेब था कौन, मलिक गफूर, वो ये सब पूरा एरिया जीता था साउथ इंडिया का, और यहाँ से ट्रिब्यूट लेता था। तो डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं किया था, लेकिन क्या था, ट्रिब्यूट तो ले रहा था। और अलाउद्दीन की जगह जब मोहम्मद बिन तुगलक बना, तो मोहम्मद बिन तुगलक की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, या यूँ कि थ्योरेटिकल पॉलिसीज़ की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत वीक हुआ। और दिल्ली सल्तनत के वीक होते ही क्या हुआ, ये पूरा का पूरा साउथ ऑफ इंडिया दिल्ली के कंट्रोल से अलग हो गया। और ये अब अकबर के बाद अकबर तक ये पूरा का पूरा एरिया क्या रहेगा, दिल्ली के कंट्रोल से अलग रहेगा। ये इस पर दिल्ली का शासन नहीं है। यहाँ पर जो भी हो रहा होगा वो सब इंडिपेंडेंट अपने आप में होंगे। कोई भी इसके इधर नीचे यानी साउथ का बियॉन्ड द विंध्या कोई भी दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है अकबर तक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक से लेकर अकबर तक का पीरियड क्या है, साउथ ऑफ विंध्या रेंज इज फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो ये 200 साल का ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको साउथ इंडिया दिल्ली के कंट्रोल में नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं दिल्ली में कुछ हो, यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। यहाँ बहमनी किंगडम हो था, यहाँ पर आपने देखा विजयनगर एम्पायर था, और सब 1565 तराईकोटा का युद्ध में तो जाके विजयनगर एम्पायर और बहमनी का अंतिम युद्ध होता है, और ये 1556 है। आप देखिए, अगर आप थोड़ा सा बैक साइड में जाइए और बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर का अगर आप देखोगे हिस्ट्री, तो आपको क्या मिलेगा, आप थोड़ा सा बैक जाइए और देखिए डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। जब आप देखोगे तो आपको बैटल ऑफ तलाई कोट मिलेगा 1565। यानी कि अकबर 1500 कब बन रहा है, अकबर बन रहा है 1555 या 1556 में सुल्तान। और बैटल ऑफ कौन सा है, तलाए कोट, ये कब हो रहा है, 1565 में। और ये किसके बीच में, ये हो रहा है विजयनगर वर्सेज क्या है, बहमनी के जो टुकड़े हुए थे। तो कौन कौन थे, बीजानगर, गोलकोंडा और क्या नाम था उसका, बीजानगर था, हाँ अहमदनगर था, बीजानगर था, और एक कौन नहीं था, तो हाँ तो वो सब नहीं, हाँ अहमदनगर। तो यानी बीजापुर, मतलब बहमनी किंगडम टूट चुका था, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये सब थे। तो अगर देखा जाए तो अकबर अभी भी यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर रहा है ना। 1565 तक अकबर कंट्रोल नहीं कर पाया अभी तक, इसके बाद कंट्रोल करेगा। तो लगभग 200 सालों तक क्या है, साउथ इंडिया दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है। पहले तो था ही नहीं, कंट्रोल में कौन लाया, अलाउद्दीन खिलजी लाया, कुछ समय तक कंट्रोल में रहा, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, ट्रिब्यूट देते थे साउथ इंडिया के राजा रूलर्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने के टाइम पर ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए, और अकबर के आने तक या अकबर के राजा बनने के 10 साल बाद तक अभी तक ये क्या है, साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट ही है। तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि बियॉन्ड द विंध्या। तो बियॉन्ड द विंध्या अकबर
कैंपेन करेगा और फिर यहाँ जीतेगा और मुगल सल्तनत में फिर से इसको मिलाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें कि क्या आपको समझाया जा रहा है? यही कि अकबर भाई इतना युद्ध क्यों करेगा, उसको क्या पड़ी युद्ध करने की? उसको यही पड़ी है कि ये सारा कुछ क्या है अभी उसके कंट्रोल में है ही नहीं, तो उसको एक्सपेंशन करना था। तो वो पहले अपने आसपास के एरिए को जीतेगा, उसके बाद फिर साउथ इंडिया को जीतेगा। तभी तो 1500, अगर 1560 में भी अकबर अपने हाथ में कंट्रोल लेता है तो 1565, 5 साल बाद तक, और उसके कई सालों बाद अभी जाकर ये कैंपेन करेगा साउथ इंडिया का। अभी तो उसको गुजरात जीतना है, बंगाल जीतना है, राजपूताना जीतना है, हल्दी घाटी का युद्ध करना है, उसके बाद तब कहीं जाके साउथ इंडिया को ये आएगा। तो खैर अभी हम ये सिचुएशन लिख रहे हैं कि अकबर जब सुल्तान बन रहा है तो इंडिया की सिचुएशन क्या थी। तो इंडिया की सिचुएशन ये थी कि सब अलग थे और साउथ इंडिया तो 200 साल से हो चुके थे कि अभी तक दिल्ली के कंट्रोल में आया ही नहीं था अलग होने के बाद। ठीक है, खैर तो यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखिए बियॉन्ड द विंध्य। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर जैसा बताया और इसी तरह से अगर आप लॉजिक लगा लगा के पढ़ोगे कि अभी ये चीज़ें हो रही हैं तो उस वक्त बाकी जगह क्या थे, अगर आपने ये लॉजिक लगा लिया, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अपने नोट्स को पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या कर दिया जा रहा है, ये आपको दिया जा रहा है पूरी तरह से एक डिटेल नोट्स। इसके बाद इसको पढ़ के क्या काम है, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, और फिर दो पहले डिटेल नोट से रिवीजन कीजिए और साथ में शॉर्ट नोट को रखिए अपने पास और दोनों को मैच कराते रहिए। और फिर जब आप ये लॉजिक बनाना शुरू कर लोगे, सीख लोगे, जैसे अभी आपको बताया गया, और ये लॉजिक आपको लिख लिख के करना है कि अच्छा अकबर यहाँ पर है, तो अकबर अगर 1556 में सुल्तान बना तो उस वक्त साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, उस वक्त बंगाल में कौन था उस वक्त, और कहाँ कहाँ क्या था। ये जब आप करना सीख जाओगे तो मैं कह रहा हूँ, गारंटी कह रहा हूँ कि आपके जो 15 क्वेश्चन के आसपास या उससे अधिक जो यूपीएससी में या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम में आते हैं उसमें आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। क्योंकि सिविल हिस्ट्री में करंट नहीं आता है, हिस्ट्री से रिलेटेड करंट बहुत कम होता है। जैसे इक्का दुक्का आ गया कि अभी आ गया कि क्या कहते हैं, जो वहाँ पर में जो सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड घोषित किया गया है, या जैसे शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया। तो ये सब करंट हिस्ट्री के रिलेटेड करंट हैं। तो अब शांति निकेतन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या होस्याला टेम्पल्स को 43rd वर्ल्ड क्या कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। तो अब होस्याला टेम्पल है, उस किसने बनवाया, कौन वहाँ राजा था, कौन राजगढ़ था, वो सब इक्का दुक्का क्वेश्चन आएंगे, बहुत कम होते हैं। मेन यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर वो वहाँ था तो बाकी जगह क्या था। अगर ये लॉजिक आपने लगा लिया, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ाई जा रही है हर एक सल्तनत की, वो लॉजिक वो आपको याद रखना है और ये लॉजिक लगाना है, तो समझिए आप 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे, 100% गारंटी है ये। खैर तो लिखिएगा बियॉन्ड विंध्या विजयनगर एंड मुस्लिम सल्तनत्स ऑफ खानदेश, बेरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बीजापुर have no interest in northern
पॉलिटिक्स। यानी ये सब इंडिपेंडेंट था और इनका नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन नॉर्थ इंडिया को साउथ में क्या हो रहा था वो बाद में मतलब शुरू हो जाएगा। और क्या था, सिर्फ यही नहीं, अब अकबर के टाइम पर क्या था, यूरोपियंस भी इंडिया आ चुके थे, क्योंकि हमें पता है वास्को डी गामा 1498 में आया, और बीजानगर और बहमनी एम्पायर के साथ तो उनके अच्छे रिलेशंस थे घोड़े वगैरह के लिए। और हमने ये भी देखा कि विजयनगर एम्पायर के रूलर ने क्या किया था, इनको जगह दी थी यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए और अपने मस्जिद वगैरह अपने मतलब वो सब क्या करने के लिए, ताकि हमें ये अच्छे मतलब इनको एक तरह से सपोर्ट करते थे ताकि ये लोग हमें अच्छे क्वालिटी के घोड़े वगैरह देते रहें। तो इस वजह से हम क्या देखेंगे कि पोर्टुगीज had established their influence in गोवा एंड दीव। तो यहाँ दो जगह पोर्टुगीज का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस आ चुका था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक लाइन गैप करके लिखिए, thus there was hardly any territory which Akbar could call as his own at the time of his accession। यानी कि जब वो राजा बन रहा है, सुल्तान बन रहा है, तो उस वक्त शायद ही किसी एरिया को वो क्या कह सके, अपनी टेरिटरी कह सके। यानी हुमायूं आकर उसको सुल्तनत, एक साम्राज्य, एक राज्य तो दे देता है, लेकिन वो राज्य का एरिया बहुत छोटा है। इंडिया का के हिसाब से अगर देखा जाए, जितना बड़ा साम्राज्य क्या कहते हैं अकबर ने बनाया, उसके मुकाबले उसको मिला हुआ जो राज्य वो क्या है, बहुत छोटा है। और हमने देख ही लिया, विंध्या के साउथ में कुछ नहीं है, राजस्थान राजपूतों के कंट्रोल में, बंगाल इंडिपेंडेंट, गुजरात इंडिपेंडेंट, कश्मीर इंडिपेंडेंट, मुल्तान वगैरह, लाहौर, ये सब उसके भाई ने कब्जा कर रखा था, उसके हाफ ब्रदर ने, मोहम्मद हकीम, मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम। तो अकबर के पास क्या था, यही थोड़ा सा पंजाब, दिल्ली, आगरा का एरिया, यही तो था उसके पास, और था ही क्या। तो इस तरह से अकबर को जो विरासत में सल्तनत मिली वो बहुत छोटी सी सल्तनत मिली। यानी कि शेर शाह सूरी के जो सूर अंपायर था उसका बचा कुचा एक बहुत छोटा सा एरिया, क्या, वेरी स्मॉल टेरिटरी। जैसे बाबर को दिल्ली सल्तनत की वेरी स्मॉल, जो लोधियों के कंट्रोल में सिर्फ छोटी सी बची थी, वो मिली, वैसे ही उसको फिर बाबर ने एक्सपेंड किया। और हुमायूं जब शेर शाह सूरी से हारकर एग्जाइल में गया, तो जब लौट कर आया तो हुमायूं को भी सूर अंपायर की एक बहुत छोटी सी टेरिटरी नसीब हुई, और उसी टेरिटरी का सुल्तान बना अकबर। और उसके बाद अकबर ने एक्सपेंशन ऐसा किया कि लगभग पूरा इंडिया इसके कंट्रोल में आ जाता है। तो ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो अकबर का होगा, इन सभी जो अभी आपको बताया, इन सभी एरियाज़ पर, यानी गुजरात की तरफ, बंगाल की तरफ, कश्मीर को, लाहौर को, काबुल को, इधर डेक्कन में इधर क्या कहते हैं, बिदर, बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, सब को अकबर जीतेगा। और इन्हीं को जीतने की पूरी कहानी क्या है अकबर की, कह दीजिए तो पॉलिटिकल मास्टरमाइंड कह दीजिए, या मिलिट्री कैंपेन कह दीजिए। जो मिलिट्री की ताकत से आया उसको मिलिट्री की ताकत से लिया, जो शांतिपूर्वक दोस्ती के रूप में आया उसको दोस्ती के रूप में, किसी के यहाँ साथ
मैरिजियल यानी कि मैट्रिमोनियल अलायंस किया, किसी के साथ बाई फोर्स किया, अपने कंट्रोल में। तो इस तरह से पूरा एरिया ये अपने कंट्रोल में लेगा। तो इस तरह हमने देखा कि अकबर जब सुल्तान बनता है तो उसके हाथ में कुछ मिलाकर बहुत छोटी सी एक स्मॉल टेरिटरी का वो सुल्तान बनता है। अब अकबर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करेगा इन सभी एरियाज़ पर, गुजरात, बंगाल, कश्मीर, साउथ इंडिया, और वहाँ से अब उसको क्या है, सभी एरियाज़ को वो कॉन्क्वेस्ट करेगा और उसको मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। द मिलिट्री कैंपेन्स ऑफ अकबर स्टार्ट होगी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से, और आगे हम लोग उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू, एंड अपने सुटेबल कमेंट्स देते रहिए, जिससे वीडियो के कंटेंट्स को और अच्छा बनाया जा सके और बेहतर करने की कोशिश की जा सके। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।